हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है। अब वैसे ही हम एज यूजल, अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? एज यूजल हम वो क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पहले क्लासेस ली थी अपनी, कुछ ऑनलाइन ली थी, कुछ ऑफलाइन ली थी, कुछ वीडियोस के थ्रू ली थी, कुछ ये थी कि कुछ इमेज वगैरह आपके पास भेज देते थे। तो वैसे ही प्रोसीजर अब दोबारा स्टार्ट हो गया है। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। एंड माई सेल्फ निधि शर्मा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सब जो मुझे जानते हैं अच्छे से, एटम्स एंड न्यूक्लियस। एटम्स एंड न्यूक्लियस का जो 12th यूनिट, सबसे पहले जो बेसिक बेसिक सी चीज़ करेंगे हम। एटम एंड जो न्यूक्लियस है ना हमारे पास, 12th का चैप्टर है इन फिजिक्स। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एटम्स वाला चैप्टर, साथ के साथ एटम्स की भी वीडियोस बन रही है और न्यूक्लियर की भी बन रही है। क्योंकि जैसे भी आप सबको पता है, कोई एक नहीं दो तीन बैच है, तो जिसके अंदर किसी में एटम्स वाला चैप्टर चल रहा है और किसी में न्यूक्लियर वाला चैप्टर चल रहा है। तो डोंट टेक एनी टेंशंस। तो जैसे भी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे भी हमारा चैप्टर चल रहा है, जिस जिस क्लासेस में जो जो चल रहा है, उस हिसाब से हम इसको प्रॉपर वे से करेंगे। तो आज का जो एटम्स वाला चैप्टर, उसके वीडियोस चल रही हैं। जिन बच्चों ने एटम्स का देखना है वो एटम्स का भी यूट्यूब चैनल्स में देख सकते हैं, साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। और इन केस एनी केस किसी भी तरह के डाउट्स हो, वो आप कैसे भी व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, जैसे भी है वो मेरे से ले सकते हैं। ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चैप्टर हमारा आ रहा है न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर चैप्टर में बच्चे हमारे पास बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती है। बेसिक बेसिक सी चीज़ें कहने का मतलब है ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने पढ़ी भी है, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ें करवानी पड़ेगी। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, तो बच्चों को इतना नहीं याद रहता। ओके बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियर वाले चैप्टर में डेफिनेशंस आती हैं। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपको बताएंगे। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियंस क्या होते हैं, एक एक डेफिनेशन आपको बताएंगे। न्यूक्लियंस को आप कह सकते हैं, न्यूक्लियंस इज जस्ट लाइक ए पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको हम न्यूक्लियंस कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना। न्यूक्लियस के पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अगर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कोलेक्टिवली बोलते हो, इकट्ठा करके बोलते हो, तो हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं। बट अगर आप सिंगल सिंगल बोलना चाहते हो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को, तो आप प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कह सकते हो। ओके बेटा, गॉट इट। तो ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस के, क्योंकि चैप्टर का नाम न्यूक्लियस है, हमने न्यूक्लियस के बारे में करना है, तो इसी तरह से हमारे पास चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें करनी है। ठीक है। तो व्हाट इज, अब न्यूक्लियस आ गया, अगर न्यूक्लियस की डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज न्यूक्लियस, तो सिंपल आप कह सकते हो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which are present in the nuclei of an atom are collectively is known as nucleons. Okay बेटा, ध्यान से सुनो। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which are present in the nucleus इन एन एटम कोलेक्टिवली, कोलेक्टिवली का मतलब है इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जैसे सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस बनाया रखा है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर तो आप इकट्ठा बोलते हो तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। अगर आप इकट्ठा बोलते हो तो हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं। बट अगर आप उसको सिंगल सिंगल बोलोगे तो वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके बेटा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड आती है डेफिनेशंस, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली सब बच्चों को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। सिंपल, कोई भी एलिमेंट है, किसी भी तरह का एलिमेंट है, उस एलिमेंट्स में जो उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे सिंपल सा आपको बताते हैं, देखिए जैसे ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक्स, ठीक है, ऊपर ए लिखा है, नीचे जेड लिखा है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास मास नंबर को, ये हमारे पास हो गया मास नंबर, और ये हमारे पास हो गया एटॉमिक नंबर। ओके बेटा। और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एलिमेंट्स को। ठीक है। तो आपको पता है जितने जेड होते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ध्यान से सुनिए, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus
द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ओके बेटा, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जितने पी की वैल्यू होगी उतना ही हमारे पास जेड होगा, और जितना जेड होगा उसी को ही हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। क्लियर है बच्चे? अब देखो इसको निकाल के बताते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, कोई एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल, ले लिया Na इज अ सोडियम एलिमेंट ले लिया, एंड 23 और 11 आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास Na इज ए एलिमेंट। अब ये देखो Z कितना हुआ मेरे पास 11, प्रोटॉन्स कितने हुए यहाँ पर 11। जैसे छोटी क्लासेस में आपने कर रखा है, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में कर रखा है, जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोल रहे? अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोला। मैंने क्यों बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? वो सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। और हमारे चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन्स सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के स्पेस के अराउंड जो भी पार्टिकल्स आता है सिर्फ हमने उसी के बारे में स्टडी करनी है, उसी के बारे में ही बताने। तभी यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला। क्यों? अब जितने प्रोटॉन है उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बोला। रीजन सिर्फ यही है क्योंकि प्रोटॉन इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन इज द पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। एंड नाउ माय चैप्टर नेम इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने पार्टिकल्स के बारे में करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना है, तभी हमारे चैप्टर का नाम आया है यहाँ पर न्यूक्लियाई। ओके बेटा, गॉट इट? तो जितना Z उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा? और अगर मान लो मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, आपको पता है न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला, तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस में Z, मतलब 23 में से अगर मैं माइनस कर दूं 12 को, 11 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे बचता है 12। क्लियर है बेटा? तो साफ क्लियर आपको पता लग रहा है कि सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान से सुनिए, हम यहाँ बना रहे हैं, ये सोडियम का न्यूक्लियस बना दिया, इसके अंदर प्रोटॉन कितने आ रहे हैं 11, एंड न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, वो हमारे पास है 12। ओके बेटा? और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके डिफरेंट शेल्स में क्या करेंगे, लाई करेंगे। वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे 11 को, तो किस हिसाब से करते हैं 2 8 1 2, ये हमारे पास K L M डिफरेंट शेल्स में जाएगा। उन शेल्स को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, आपको पता है डिफरेंट ऑर्बिट डिफरेंट शेल। ठीक है? तो दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्लियर है बेटा? कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई है, आप उससे, जो भी नहीं समझ में आई है वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है? एटॉमिक नंबर के बाद आता है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है, जिसको मैंने मास नंबर कह रखा है, मास नंबर जिसको मैंने A रिप्रेजेंट कर रखा है, वो हमारे पास मास नंबर ही तो है। थर्ड डेफिनेशन आती है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर कह दो या फिर एटॉमिक मास नंबर, एक ही बात है। अब मास नंबर क्या हो गया, मतलब A हो गया। अब आपको खुद देखो, अगर मुझे A निकालना है तो A क्या होता है, A इज ए मास नंबर, और जितना मास नंबर होता है वो इक्वल होता है जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं प्लस जितने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। कहने का मतलब मास नंबर की डेफिनेशन होती है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर बेटा? मास नंबर कह दो या एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हो, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड
न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर, जिसको हम मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप खुद देखिए, मेरे पास यहाँ पे सोडियम के अंदर मास नंबर 23 है, ठीक है। अब ये 23 कैसे आया? आपको पता है ए क्या है? ए है P प्लस एन। P प्लस एन कह दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z कह सकते हो। ये कितना है? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूं तो P कितना है? 11। ये कितना है? 12। और ये कितना आ गया? 23। अब ये देखो, क्या इसका आंसर 23 नहीं है? 23 है आंसर। तो जितना एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स का जितना टोटल न्यूक्लियस के पार्टिकल हैं उसको ऐड करें तो वो उसके किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चे? उसके बाद छोटी छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशंस कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक सी डेफिनेशंस हमारे पास जरूर आनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, न्यूक्लियर मास मीन्स न्यूक्लियस का मास। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास न्यूक्लियर मास, ठीक है बेटा। अब न्यूक्लियर मास क्या होता है? द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब मास कह दिया तो मास के फॉर्म में हम बोलेंगे। अब मेरे पास ये आया न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास मतलब न्यूक्लियर मास मीन्स न्यूक्लियस का मास। क्लियर है? अब ये क्या होता है? द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर? सिंपल से डेफिनेशन है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus is called न्यूक्लियर मास। कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल सी बात है। क्लियर बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर नंबर को रिप्रेजेंट करें, अगर तो नंबर कह रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर मास की बात है तो टोटल मास प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, उसको ऐड कर दे तो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूक्लियर मास को। क्लियर है बेटा? तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम हार्डली 7th 8th 9th में क्लासेस में स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास बेसिक सी और चीजें आती है, जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार। अब इसके बारे में हम करते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स सिंपल बच्चों को पता है व्हाट इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, आइसो का मतलब होता है सेम। देखिए बेटा, आइसो जो वर्ड आया ना, आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सेम है ही। क्लियर है? अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सिंपल सी एक एलिमेंट बताओ, सेम एलिमेंट, ध्यान से सुनिए, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ध्यान से सुनिए, एटॉमिक नंबर को अभी मैंने रिलेट किया था प्रोटॉन से। मैंने कहा था जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसको याद करने का तरीका आइसोटॉप्स, पी की साउंड आई है, पी मीन्स प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर जिसके अंदर इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो हम सिंपल हम इसके डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एक डेफिनेशन आपको क्लियर लिख के बताते हैं, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, सिंपल, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का हमने ले लिया। क्लियर बेटा? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number, which have same atomic number, same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number। mass number कह दो या atomic mass number कह दो, mass number is called के बजाय आप गलती से लिख दिया इसको, और आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ओके बेटा, आइसोटॉप्स। अब इसके अंदर मैंने एक बेसिकली चीज बतानी है, इसके अंदर जो एलिमेंट होता है ना वो भी सेम होता है। जैसे कुछ एग्जांपल बताते हैं आइसोटॉप्स में, जैसे फर्स्ट आप एग्जांपल ले सकते हो H
H, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं बच्चे। अब ये देखो H H H, एलिमेंट बिल्कुल सेम है, 111, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट मास नंबर जो है उसका ऊपर का डिफरेंट है, 1 2 3, मास नंबर क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, दैट इज हाइड्रोजन आइसोटॉप्स। और एग्जांपल देते हैं आपको हाइड्रोजन की बजाय, जैसे कार्बन, कार्बन क्या कर सकते हैं, कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो ये भी हमारे पास कार्बन के क्या है, आइसोटॉप्स है। अब ये देखो एलिमेंट सेम है, कार्बन, एटॉमिक नंबर उनका 6 है, बट उनका मास नंबर जो हमारे पास आया है वो मास नंबर क्या है हमारे पास, बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक का 12 है मास नंबर और एक का हमारे पास जो मास नंबर आता है वो 14 आ रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप बेझिझक होके प्रॉपर वे से कुछ भी समझना हो तो आप कॉल करके समझ सकते हो। ऑक्सीजन का ले सकते हो, ऑक्सीजन का है, लिथियम का है, जैसे देखो बच्चे लिथियम का भी आइसोटॉप्स होता है, लिथियम से, लिथियम जो हमारे पास होता है 3, एक लिथियम 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है हमारे पास, 6 7, ऐसे कार्बन लिथियम ऑक्सीजन इनके भी आइसोटॉप्स हैं हमारे पास। तो बेसिकली चीज क्या करना है, इसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, उस चीज को आपने याद करना है, उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। क्लियर है बेटा? आइसोटॉप्स के बाद हमारे पास सेकंड आता है आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो देखो सेम ही आ गया। अब जो चीज मैंने इसके अंदर सेम लिखी है ना, जो चीज आपको इसके अंदर सेम दिख रही है ना, वो आइसोबार में डिफरेंट होती है, और जो इसमें डिफरेंट दिख रही है वो आइसोबार में सेम होती है। कहने का मतलब आइसोबार इज जस्ट अपोजिट टू द आइसोटॉप्स। क्लियर बेटा? जो आइसोटॉप्स में सेम है वो आइसोबार में डिफरेंट है, जो उसके अंदर डिफरेंट है वो इसके अंदर सेम है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन सीधा ही बता देते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार में सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार में सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, सिंपल लिख देते हैं आइसोबार्स सेम, इसके अंदर क्या है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ओके बेटा, अब इसके अंदर ये सारी चीजें डिफरेंट है, मतलब जो चीजें हम सेम उसमें कहते हैं, अब ये सेम तो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर इसका क्या है, डिफरेंट है। तो मुझे कुछ एग्जांपल भी ऐसा देना है इसका कि सेम सेम सा हो। जैसे आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल क्लोरीन। एग्जांपल देखो बच्चे, क्लोरीन 17 होता है, 37 होता है। ओके बेटा, क्लोरीन का मैंने कंपेयर कर दिया सल्फर के साथ, जैसे सल्फर, क्लोरीन और सल्फर यहाँ पर 16 है बट इसको राउंड आउट हम यहाँ पर 37 लेते हैं। अब आप दोनों की एक चीज ये देखो, इसके अंदर हमारे पास इसके ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, ये जिसको हम ए कह रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, सेम, बट जो नीचे वाली क्वांटिटी है मेरे पास ये मेरे पास क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ओके बेटा, एलिमेंट भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है बट ये सेम है। ऊपर देखो एलिमेंट भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। और एग्जांपल दे देते हैं आपको, एक और ले लो आप, जैसे कैल्शियम का ले लो। कैल्शियम होता है मेरे पास 2040। ओके बेटा, और कैल्शियम का आर्गोन के साथ ले लो, आर्गोन हमारे पास होता है 1840 अप्रोक्सीमेटली। अब इसके अंदर भी हमारे पास चीज वही सेम आ रही है। अब इसके अंदर देखो, इसके दोनों के ऊपर वाले पार्ट जो आ रहे हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं। ए क्या है मेरे पास, सेम आ रहा है, मतलब एटॉमिक मास मेरे पास सेम आ रहा है, बट ये दोनों मेरे पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है? दैट इज ए आइसोबार्स। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास, थर्ड आता है हमारे पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखो आइसो का मतलब सेम और एन मीन्स एन की साउंड आ रही है, टॉन्स मीन्स मतलब एन की साउंड आ रही है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। सिंपल, द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इसके अंदर कुछ भी चीज सेम नहीं है, सिर्फ एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, बाकी सारी चीजें डिफरेंट है। ठीक है बेटा,
सिंपल डेफिनेशन हम लिखते हैं इसकी, द न्यूक्लियाई हैविंग, ठीक है बेटा। अब आइसोटोन्स के बारे में हमने करना था कि व्हाट इज द आइसोटोन्स। आइसोटोन्स देखो आपके सामने क्लियर है, डेफिनेशन मेंशन कर रखी है। द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। कहने का मतलब इसमें सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बाकी सारी चीजें डिफरेंट हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक ही चीज सेम होती है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मुझे कुछ एग्जांपल ऐसा देना है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मतलब n की वैल्यू मुझे सेम निकाल के दिखानी है। तो देखो बच्चे एग्जांपल लेते हैं इसका, ध्यान से समझना है इसको, एग्जांपल को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम करने हैं। जैसे देखो क्लोरीन लिया, आपको पता है क्लोरीन 37 17 होते हैं, और इधर से मैंने के पोटेशियम ले लिया 19 39। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, न्यूट्रॉन्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, ये ए होता है, ये जेड है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस में जेड। इसके भी न्यूट्रॉन्स निकालो, वो क्या होगा, ए माइनस में जेड। तो अब बच्चे आप खुद देखो 37 माइनस में 17, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं मेरे पास 20। गॉट इट, क्लियर है। अब इधर न्यूट्रॉन्स यहाँ निकालो, तो ये मेरे पास आ रहा है 39 माइनस में 19, और इधर मेरे पास न्यूट्रॉन आ रहे हैं 20। क्लियर। अब आप खुद देखो दोनों पे जो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसके अंदर सेम होंगे उसको हम कहते हैं आइसोटोन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है हमारे पास जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। ओके बेटा, तो इस तरह के हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अब छोटी छोटी से कुछ और डेफिनेशंस हैं जो आपको बताते हैं, जैसे एटॉमिक मास यूनिट होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्योंकि ये बेसिकली डेफिनेशंस आती हैं तो आपको पहले बोर्ड पे मेंशंस कर देते हैं ताकि आपके लिए भी इजी रहे, आप उसको नोट भी कर सको। तो मुझे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, डेफिनेशन आई है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। सुनने में तो बहुत इजी सी लगती है, नॉर्मली बच्चे सिंपल डेफिनेशन की फुल फॉर्म बताते हैं एएमयू। एएमयू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, बट एक्चुअल में एटॉमिक मास यूनिट क्या होती हैं वो बेसिक चीज़ नहीं पता होती। अब आपको जैसे भी पता है जितने भी तरह के हमारे पास कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, सब में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना वो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक कहने का मतलब जो बेसिक चीज़ होती है, ये नहीं कि डेरिवेशन आ गया या डेरिवेशन से रिलेटेड उसके बीच में से कुछ पूछ लिया। तो बेसिक क्वेश्चंस का मतलब होता है एक जनरल नॉलेज बच्चे को पता होने चाहिए जो बेसिक चीज़ होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। जैसे एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में हम एएमयू कहते हैं। अब वन एटॉमिक मास एएमयू इज डिफाइंड एज 1/12th पार्ट ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। दो चीजें यहाँ पे मेंशन दिमाग में डालने वाली है। पहली बात, ये 1/12th पार्ट होता है, ओके, और किसका होता है, कार्बन 12 एटम का है। अब बच्चे कहते हैं यहाँ पे कार्बन एटम क्यों नहीं लिखा, कार्बन 12 ही क्यों लिखा। कार्बन 12 इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कार्बन का आइसोटॉप्स बताया था जो कार्बन 14 होता है। मोस्टली बच्चों को ये लगता है कि कार्बन, बच्चे कार्बन 14 लिख देते हैं, या तो आप सिंपल कार्बन एटम ही लिख दो, नहीं तो अगर आप कार्बन लिख रहे हो 12 तो यहाँ पे 12 मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि कार्बन 14 अगर हमने मेंशन किया तो वो कार्बन का आइसोटॉप्स कंसीडर होगा। आइसोटॉप्स का मतलब होता है मिलता जुलता एलिमेंट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उसके जैसी लेकिन एग्जैक्ट कार्बन 12 नहीं है। ओके बेटा, तो ये कार्बन 12 मतलब जो कार्बन 12 है ना एटम्स, उसका 1/12 पार्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कार्बन 12 का हाफ पार्ट कर दिया, 1/4 पार्ट कर दिया, 1/6 कर दिया, बट हमने कुछ नहीं करना, हमने उस एटम्स का 1/12 पार्ट करना है। और वो एक्चुअल में क्या होता है, अब एएमयू की वैल्यू निकाली हुई है 1/12 मल्टीप्लाई में मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और कार्बन 12 एटम का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 1.9926 इंटू में 10 की पावर 26 केजी के फॉर्म में निकाला हुआ है। केजी के बाद उसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो फाइनली मेरे पास जो एक वैल्यू आ रही है निकल के 1.66 इंटू में 10 की पावर 27 केजी, दैट इज हमारे पास वैल्यू आ गई 1 AMU। 1 AMU इज द कार्बन 12 की, कार्बन एटम्स की 12 की बात होती है।
ओके बेटा, उसके बाद ये एएमयू के फॉर्म में हमने निकाला, बाकी भी चीजें हमने एएमयू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस डिफरेंट मासेस इन टर्म्स ऑफ एएमयू। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वी कैन एक्सप्रेस different masses different masses in terms of AMU means atomic mass unit। जैसे फर्स्ट हमारे पास है ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले आप तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको केजी के फॉर्म में पता होना चाहिए, फिर हम एएमयू के फॉर्म में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास एएमयू के फॉर्म में जो होता है हमारे पास वो आता है 0.0000055 AMU। ध्यान से सुनो, 0.00055 AMU। बट अगर हम उसको केजी की फॉर्म में लेते हैं तो वो होता है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg। अगर आप केजी की फॉर्म में लोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। एंड अगर आप एएमयू की फॉर्म में लोगे तो वो हमारे पास वैल्यू ये गिवन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो पूरे चैप्टर्स में आपके पास यूज होने वाली है। ओके बेटा, उसके बाद सेकंड आती है हमारे पास MP। MP मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1 से सुनो 1.000073। अब मैंने यहाँ पे 73 लिखा है, कभी कभार हमें गिवन ही वैल्यू होती है, या 73 की जगह 75 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है। मतलब एक्चुअल में वैल्यू ये होती है कि अगर न्यूमेरिकली आपको जो गिवन दे रखी होगी वैल्यू, अगर वहाँ पे प्रोटॉन का मास आपको 73 की बजाय 75 दे रखा है तो हम उसको 75 में कंसिडर करेंगे। ओके, 1.0073 AMU। बट इन टर्म्स ऑफ केजी की फॉर्म में करते हैं तो ये आते हैं 1.65 इंटू में 10 की पावर -27 kg। क्लियर है बच्चे, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास आती है मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन MN आप लिखते हैं, न्यूट्रॉन का 1.008 AMU। और अगर आप उसको केजी के फॉर्म में निकालते हो तो 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 kg। मतलब केजी के फॉर्म में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है, पर फर्क सिर्फ यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पर 7 है। वैसे भी आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल हो सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल हो सकते हैं और लेस हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकते। न्यूट्रॉन का मास ही हमेशा ग्रेटर होता है। ओके बेटा, उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर मैं निकालूं, ये भी आ जाता है अगर हमारे पास यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि न्यूट्रॉन नहीं होता। तो उसको हम MH से लिखेंगे, वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? एटम, अगर आप एटम की बात कर रहे हो तो एटम के अंदर न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों कंसीडर होते हैं। बट अगर आप न्यूक्लियस की बात करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसीडर होंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर होंगे। ओके बेटा, तो वो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आती है इनकी सॉल्व करके, वो 1.1, ध्यान से नोट करो, 1.0078 AMU। ये वैल्यू भी जगह जगह आपके पास वहाँ पे लगी हो सकती है, आ भी सकती है और आपको आनी भी चाहिए। ठीक है बेटा, बेसिकली चीज जो मेन चीज मैंने आपको बताई है कि अगर आप एटम की बात करते हो, बेसिकली यहाँ पे रफ पार्ट आपको बताते हैं कि एटम्स के अंदर, एटम्स जो होता है, एटम्स के अंदर सारी चीजें होती है। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है और उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एटम्स के अंदर सारी चीजें आएगी, न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और न्यूक्लियस के आगे दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। बट हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन पार्टिकल नहीं होता, तो वहाँ पे प्रोटॉन और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर हो रहा है। ओके बेटा। और अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस के ही पार्टिकल कंसिडर होते हैं। तो बेसिक से यार मैंने आपको चीज़ बताई है जो बेसिक इन टर्म्स के अंदर आ रही है। ओके बेटा। तो आज की जो हम अपनी वीडियो जो है, छोटा सा जो हमारा चैप्टर है आज का, जो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी टर्म्स हैं और आगे नेक्स्ट वीडियोस भी आपको अब इस पे अपलोड मिलेगी, क्योंकि एक एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपके चैप्टर्स की रिवीजन हो। बट आपने मोस्टली जो मेन आपको मैंने वैल्यूज़ बताई है उन वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करना है। ओके बेटा। थैंक यू फॉर वॉच इट। एंड डिफरेंट आपने क्या करना है, जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं जो आपको बताए हैं, एक एक चीज़ के आपने अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाने। ओके बेटा।